हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग, बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यूथ प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। वो 89 नंबर की यूथ प्रैक्टिस सेट है और आज आपका गृह प्रबंधन यानी कि होम मैनेजमेंट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, होम मैनेजमेंट के 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको करेंगे। उसके बाद आज से आपका आ जाएगा एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि गृह प्रबंधन ख़त्म होगा और प्रसार शिक्षा आज से ही शुरू करेंगे इसी वीडियो से। 10 क्वेश्चन आपका मैनेजमेंट का है, वो 10 पहले हम लोग मैनेजमेंट का करेंगे, उसके बाद में आपका एक्सटेंशन एजुकेशन का करेंगे। आप लोग से एक अनुरोध है, जैसे कि आप लोग दूसरी वाली वीडियो, शाम वाली वीडियो को ज़्यादा मात्रा में देखते हैं, इसको भी ज़्यादा मात्रा में देखिए, अन्यथा मैं जो है ये आपका प्रसार शिक्षा आधे पे ही रोक दूंगी। फिर आगे जब एग्ज़ाम आएगा तब अगर टाइम मिलेगा तो करवाऊंगी और नहीं टाइम मिला तो भगवान भरोसे। अगर आप लोग चाहते हैं कंटिन्यू हो तो इसको शेयर करें, इसको दूसरों को दिखाएं, इसको जो है वो करें कि हाँ जो है इसके व्यूज़ आएँ, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि जो मैं मेहनत करती हूँ रात में 12 बजे 1 बजे उसका परिणाम क्या मिलता है, ये मुझे पता चलना चाहिए। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि कोई बात नहीं, करते रहिए, कभी ना कभी सफलता मिलेगी, तो सफलता तो कभी ना कभी मिलेगी, वो तो एक मतलब बात है, लेकिन अब उसका अगर थोड़ा सा दिखाई ना पड़े कोई चीज़ तो जो है वो आदमी करना भी बंद कर देता है। ठीक है, तो आप लोग जिसको भी चाहिए वो लोग दूसरों को शेयर करो, इंसिस्ट करो कि आप देखें इसको और आपके लिए एग्ज़ाम के लिए अच्छा है, क्वेश्चन सही करके मिल रहे हैं, तभी मैं आगे बढ़ाऊंगी, वरना 95 या 90 या 95 के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। मौका मिला तो बताऊंगी, नहीं मौका मिला तो राम भरोसे। चलिए फिर शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने उस दिन किया था, जो लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का 190 था, और 190 जो क्वेश्चन था वो फुल फॉर्म था। फुल फॉर्म क्या था कि मतलब WRMSD था, NBO था, BIS था, NRE था और LEED था। ये किस क्षेत्र में काम करते हैं, इनका जो है बात पूछा गया था, ये हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोगों का क्वेश्चन आ जाता है 191 से। आइए देखते हुए चलते हैं 191 से। सौर ऊर्जा को अनविकासीय ऊर्जा कहा जाता है। यह वो ऊर्जा है जिसका संरक्षण काले रंग के यंत्र का इस्तेमाल करके किया जाता है। बताएं क्या सही है और क्या गलत है। तो सौर ऊर्जा जो होती है, मैं सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो विकास करने वाली ऊर्जा नहीं होती, वो प्राकृतिक ऊर्जा होती, कोई विकास का मतलब इससे नहीं होता। यह वो ऊर्जा है जिसका संरक्षण काले रंग के यंत्र का इस्तेमाल करके किया जाता है। तो इसका अगर संरक्षण किया जाता है तो काले रंग के बॉक्सेस होते हैं, काले रंग के यंत्र होते हैं, उसमें इसका संरक्षण किया जाता है, क्योंकि ये बहुत तीव्र ऊर्जा होती है, इसका संरक्षण उसी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका ए और आर दोनों क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देख लेते हैं हम लोग। स्वच्छ हवा कमरे में प्रवेश करती है किसके माध्यम से? रोशनदान के नीचे खिड़कियों तथा रोशनदान से केवल कूलर से। तो स्वच्छ हवा आपकी खिड़कियों और रोशनदान से प्राप्त होती है। ये रोशनदान खिड़की जो है ये एक साथ यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पदों को आपको सुमेलित करना है। विद्युत ऊर्जा के लिए क्या आप यूज़ करेंगे, विद्युत प्रवाह के लिए क्या यूज़ करेंगे, अवरोध के लिए क्या यूज करेंगे, हॉर्स पावर के लिए क्या यूज करेंगे, एम्पियर, किलोवाट, 746 वाट या ओम, आप क्या यूज करेंगे आपको बताएं। तो विद्युत ऊर्जा जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं किलोवाट। कितने किलोवाट का बल्ब है, मतलब कि कितनी ऊर्जा ये बल्ब ले सकता है। विद्युत प्रवाह क्या होता है, ये एम्पियर होता है, बोलते हैं कितने एम्पियर का जो है वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, यानी कि कितना प्रवाह इसमें आ रहा है, बोलते हैं कि जो है अरे 460 एम्पियर का लगा है, ये 1000 एम्पियर का लगा है, इस प्रकार से। अवरोध क्या होता है, ओम होता है, उसको बोलते हैं अवरोध। और हॉर्स पावर कितना हो, 746। आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा, दूसरा चला जाएगा, पहला चला जाएगा और चौथा चला जाएगा, तीसरा चला जाएगा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खिड़कियों की दिशा का महत्व है। हवा और रोशनी के लिए, हवा और बाहरी सौंदर्य के लिए, हवा और हवादारी के लिए, रोशनी और सौंदर्य के लिए। तो खिड़कियां क्या होती हैं, हवा और रोशनी के लिए उपयोग की जाती हैं। ठीक है, क्यों रोशनदान
यहाँ दास की जगह दान होना चाहिए। दीवार के ऊपरी भाग में स्थित होता है क्योंकि अशुद्ध वायु शुद्ध वायु की अपेक्षा भारी होती है। अशुद्ध वायु शुद्ध वायु से हल्की होती है। अशुद्ध वायु कभी भारी कभी हल्की होती है और कोई भी इसमें अंतर नहीं होता। तो अशुद्ध वायु जो होती है शुद्ध वायु से क्या होती है, अशुद्ध वायु जो होती है वो शुद्ध वायु से क्या होती है, हल्की होती है। क्यों हल्की होती है? क्योंकि जब वो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है और भी बहुत सारे जो है विषैले तत्व मिल जाते हैं तो वो भारी हो जाती है। जब तक उसमें कोई जो है तत्व एक्स्ट्रा नहीं मिले होते तब तक हल्की रहती है। इसलिए अशुद्ध वायु शुद्ध वायु से क्या होती है, हल्की होती है। शुद्ध वायु ऊपर से आती है, इसलिए रोशनदान हमेशा कहाँ लगता है, ऊपर रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देख लेते हैं। जापानी पुष्प सज्जा में 100 सूचक संबंधित है। 100 की बात हो रही है, स्वर्ग से, पृथ्वी से, मनुष्य से, इनमें से कोई नहीं। तो शिंसो हाइकी 3 होता है, शिंसो हाइकी। तो 100 किससे जो है आपका मतलब रखता है, तो आपका शिन स्वर्ग से, सो जो है आपका मनुष्य से और हाइकी आपका पृथ्वी से। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, मनुष्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, संवातन के लिए आवश्यक है कमरों में खिड़कियां, दरवाजे, वेंटिलेटर की पर्याप्त संख्या, घर का बड़ा होना, आसपास पेड़ होना, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी आएगा। ठीक है, और घर का बड़ा होना से मतलब ये है कि बहुत छोटा ना हो, नॉर्मल से थोड़ा सा जो है मतलब बिल्कुल कम से थोड़ा सा सामान्य हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर तीनों आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको देखने में लग रहा होगा कि ऑप्शन ए दिया हुआ है, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर ये जरूर आप देखना होगा कि कमरों में खिड़कियाँ लगे, अच्छी बात है। दरवाजों व वेंटिलेटर का पर्याप्त संख्या, अच्छी बात है। घर का बड़ा होना मैंने इसलिए बोला है कि घर तभी बड़ा होता है जब उसमें खिड़की दरवाजे लगते हैं, कमरे बड़े होते हैं। बात यहाँ पर ये आ जाती है, आसपास का पेड़ होना वेंटिलेशन के लिए अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके सही माने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संवातन के लिए आवश्यक है, सेम चीज़ वही आपका यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो हरे वृक्ष भी आवश्यक है और ये भी आवश्यक, इसलिए यहाँ पर या तो दोनों या तो तीनों, जो भी आपको सही लगे करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग डी लगाएंगे। देखिए यहाँ पर डी लगा है, वहाँ पर ए लगा है। ठीक है, हमारा डी आंसर होगा। फिर वही सेम चीज़, अच्छे संवातन के लिए क्या आवश्यक, खिड़की तथा एक दरवाजा, एक खिड़की एक रोशनदान एक दरवाजा, परागामी संवातन व्यवस्था और कूलर की व्यवस्था। तो क्या आपके लिए ज़रूरी है ये आपको बताना है। तो आपका क्या है कि संवातन के लिए खिड़की जरूरी है, रोशनदान जरूरी है और दरवाज़ा जरूरी है। एक एक की बात नहीं थी, आपने ऐसे लिख दिया होता तो भी ठीक था। ठीक है, लेकिन एक खिड़की था, एक दरवाज़ा है, रोशनदान नहीं दिया, इसलिए इसको भी नहीं मानेंगे। परागामी संवातन मतलब कि जो है आपका आने जाने वाला, तो आपका ये भी सही हो जाएगा और आपका ये भी आता जाता रहे जो वायु, वो भी सही हो जाएगा। तो आपका सी और बी दोनों सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गृह सज्जा में रट महोदय ने, रट आपके लेखक हैं, वो आपके विचारक हैं, क्या कला का मूल तत्व नहीं बताया है, रेखा नहीं बताया है, स्वरूप नहीं बताया है, स्पर्श नहीं बताया है और प्रकाश नहीं बताया है। तो रट जी ने क्या नहीं बताया है, बताएं। तो जब इसके पहले की वीडियो आप देखेंगे जो कि मैंने डाली थी, उसमें मैंने रट जी का पूरा चीज़ बताया हुआ था कि क्या क्या उन्होंने दिया है। तो उसमें मैंने प्रकाश का नाम नहीं लिया था कहीं भी, यानी कि रट महोदय ने प्रकाश का नाम कहीं नहीं लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि जो है ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए। ठीक है, मध्यम प्रकाश से भवन में उत्पन्न नहीं होता उदासीनता, तनाव, थकान, सज्जा में सौंदर्यवर्धन। मध्यम मतलब कम प्रकाश से भवन में उत्पन्न क्या नहीं होता है। ठीक है, तो सज्जा में सौंदर्य नहीं उत्पन्न होता अगर मध्यम यानी कि कम प्रकाश होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैठक में पढ़ने के कमरे में कितने वाट का बल्ब होना चाहिए, जहाँ मतलब पढ़ा जाता है वहाँ पर कितने वाट का बल्ब लगाना चाहिए, इसकी बात हो रही है। 40 का, 50 का, 60 का, 150 का, 100 का, कितने वाट का बल्ब लगाना चाहिए। तो आपका 100 वाट का बल्ब जो होता है अच्छा होता है, लेकिन वो लाल के बदले अगर सफ़ेद रोशनी हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, पढ़ाई हमेशा ज़्यादा वाट में होती है, पढ़ाई हमेशा तेज़ रोशनी में होती है, वरना आँख खराब होने की डर होता है। टीवी वगैरह जब भी देखना चाहिए तब भी
आप लोग को लाइट ऑन करके देखनी चाहिए। मोबाइल जब देखनी चाहिए तो लाइट ऑन करके देखनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो मोबाइल का प्रकाश है, जो टीवी का प्रकाश है, डायरेक्ट आई में पड़ने की बजाय क्या होता है, छितरा जाता है, फैल जाता है पूरे रूम में। उसी प्रकार से जब हम लोग तेज रोशनी में पढ़ते हैं तो जो फोकस हमारे किताब पर या कॉपी पर पड़ता है वो डायरेक्ट आँख के ऊपर पड़ने के बदले क्या होता है, पूरा फैल जाता है। इसलिए हम लोग को तेज रोशनी में पढ़ना चाहिए। संवातन क्या होता है, शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन, हल्की वायु का ऊपर उठना, भारी वायु का नीचे आना, उपरोक्त दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आता है वातानुकूलन, एग्जॉस्ट फैन, संवहन धाराएं, इनमें से सभी। तो आपका संवहन धाराएं मतलब हवा आ रही है जा रही है, यही आपका है। वातानुकूलन यानी कि एसी, ये प्राकृतिक नहीं होता है, बनावटी है। एग्जॉस्ट फैन बनावटी है, अंदर की गर्मी बाहर लेकर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, अपलोड, प्रकाशीय भंडारण, साइबर स्पेस और मॉडम। तो आपका मैं बता दूं, अपलोड करना, मैं वीडियो अपलोड करती हूं, ठीक है, तो ये क्या है, आपकी प्रौद्योगिकी है। साइबर स्पेस, साइबर कंप्यूटर से महत्व रखता है, प्रौद्योगिकी है। मॉडम, अब मॉडम नहीं आता, पहले मॉडम चलता था, उसके अंदर हम लोग क्या लगाते थे, चिप लगाते थे और सिम लगाते थे। पहले जिसके पास पीसी रहा होगा उसको पता होगा, मॉडम हम लोग खरीद के लेके आते थे। महंगा मॉडम मिलता था, 5,000 का, 6,000 का मिलता था। मैं बहुत पहले लेकर आई थी, उस समय मुझे 6-7 हज़ार का पड़ा था। तो उसमें एक सिम लगता था, एक चिप लगता था। अब नहीं आता ये सारी चीज़ें, अब ये सारी चीज़ें लैपटॉप या पीसी में भी अवेलेबल ही हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आपका प्रकाशीय भंडारण जो होता है ये प्रौद्योगिकी का नहीं होता है। ये प्रकाश आपके कमरे में भी इकट्ठा हो जाता है और जो है आपके बनावटी है, बिना बनावटी कैसा भी है। ठीक है, तो ये नहीं आता है आपके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देख लेते हैं। अब आपका आ गया है प्रसार शिक्षा, देख लीजिए लिखा हुआ, इसमें बहुत जो है आपको देखने को मिलेगा। प्रसार शिक्षा आ गया, हम लोग का 3 चैप्टर खत्म हो गया। कौन कौन सा चैप्टर खत्म हो गया, पहला खाद्य आपका जो न्यूट्रिशन साइंस है वो खत्म हो गया, खाद्य पोषण विज्ञान। दूसरा आपका टेक्सटाइल वस्त्र विज्ञान, और तीसरा आपका जो है गृह प्रबंधन होम मैनेजमेंट। ये 3 चीज़ें खत्म हो गई। ठीक है, गृह प्रबंधन लास्ट हम लोग ने अभी जस्ट खत्म किया है। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रसार शिक्षण की तरफ। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ समझ नहीं आता, जहाँ नहीं आता वहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोग मेरे से अगर ऐड हैं, नहीं ऐड हैं, तो ऐड होना चाहते हैं तो मैं आज आपके जो है उस पर नंबर दे दूँगी आपके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ऐड हो जाइएगा अगर कोई लोग नए हैं तो। ठीक है, और जो है आप लोग वहाँ से ऐड हो जाए। कोई भी समस्या हो आप मेरे ग्रुप पर पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़े, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करती हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ शेयर ही करती हूँ वहाँ पर। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि क्या होगा, जब मैं एग्ज़ाम आने वाला है, अब मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी आपके हफ्ते में एक दिन, किसी एक दिन हफ्ते में 150 क्वेश्चन के, 125 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो चीज़ें करने में और अच्छी और बेहतर लगेंगी। ठीक है, चलिए फिर अब शुरू करते हैं, बहुत टाइम नहीं लेते हुए। शुरू है पहला प्रश्न, समूह के सदस्यों को विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए लक्ष्य कार्यवृत्त यानी कि एजेंडा का प्रत्याशा मतलब आपके मन की इच्छा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाले लीडर को क्या कहते हैं, निर्देशात्मक या निर्देशात्मक लीडर, सहभागी लीडर्स, संपोषक लीडर, उपलब्धि अभिमुख लीडर। तो जो आपकी चीज़ों को जो है निर्देश करता है, जो आपके लक्ष्य को निर्देश करता है, उसको निर्देशात्मक या निर्देशात्मक लीडर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ब्लूम के अधिगम के उद्देश्य का वर्गीकरण निम्नलिखित संकल्पनाओं का समावेश होता है, विशेषण, संश्लेषण, बोध, याददाश्त, अवरोधन। मैं इसको आप लोग को पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, ये इसको मैंने पहले बताया हुआ था, प्रसार शिक्षा का मैंने वीडियो बनाया हुआ था। ठीक है, तो मैंने एक प्रैक्टिस सेट करवाई हुई थी, इसमें करीब 15-20 क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था, मैं दोबारा इसको करवा रही हूँ। ठीक है, तो आपका क्या क्या इसमें आता है देख लीजिए। एक आता है आपका जो है
तो ब्लूम के जो अधिगम उद्देश्य हैं इनके 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोविज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक में बोध आ जाएगा, ठीक है, मनोविज्ञानात्मक में विश्लेषण आ जाएगा, ठीक है, और आपका भावनात्मक में संश्लेषण आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या सही चला जाएगा? आपका ऑप्शन चला जाएगा विश्लेषण, संश्लेषण, बोध, ठीक है। ये आपकी तीनों चीज़ें चली जाएंगी, यानी कि A, B, C आपका जो आंसर होगा यही आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? प्रसार शिक्षा क्रिया के प्रयोग में आने वाली 2D एड्स कौन कौन से हैं? उन्मेष कार्ड है, उत्क्षेप कार्ड है, और पोस्टर है, अभियान है, रेडियो है। बताइए। तो 2D एड्स का मतलब होता है कि जो कार्ड्स वगैरह होते हैं उनकी बात हो रही है। तो इसमें आपके एक आ जाता है फ्लैश कार्ड, एक आ जाता है फ्लिप चार्ट, एक आ जाता है पोस्टर। अभियान और रेडियो ये आपके 2D में नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपका A, B और C ये ऑप्शन आपका सही है। देख लीजिए ABC कहाँ पर है? ABC ऑप्शन नंबर A सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है? उसका जीवन के प्रति रवैया तथा दृष्टिकोण, ठीक है। इसके बाद में उसकी वैचारिक तथा संगठनात्मक क्षमता। इसके बाद में आपका C क्या है? C आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है उसको देख लीजिए। C है उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जोड़ने की क्षमता और उसकी विद्वता तथा बौद्धिक क्षमता, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है कि प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती? कौन सा महत्वपूर्ण मौलिक गुण है? तो एक चीज़ आप इसको सोच लीजिए कि वो विद्वान ना हो, बौद्धिक क्षमता उसकी ना अच्छी हो, ठीक है, उसका व्यक्तित्व ना अच्छा हो, जन समुदाय से जुड़ने में सक्षम ना हो, उसका जीवन के प्रति रवैया दृष्टिकोण अच्छा ना हो, या वो संगठनात्मक क्षमता उसके अंदर ना हो, तो कैसे होगा? तो यहाँ पर चारों सही हैं, इसलिए यहाँ पर कोई एक ऑप्शन सही नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पर आपके क्या है? चारों क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है? गुणात्मक वृद्धि, परिणात्मक वृद्धि, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रसार शिक्षा सफल निरीक्षण आपका जो प्रदान करता है गुणात्मक वृद्धि भी होती है, परिणात्मक वृद्धि भी होती है। ऑप्शन A और B क्या है? दोनों आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात, यह इसका उदाहरण है, ठीक है। किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात है, या किसका उदाहरण है? मतलब कि मान लीजिए 4 परिवार है, 2 महिला 2 पुरुष। किसी परिवार में आपके 5 परिवार है, 3 पुरुष 2 महिला। फिर नेक्स्ट परिवार 4 है, उसमें जो है 3 पुरुष 1 महिला। फिर उसके बाद 6 परिवार है, वहाँ पर 5 महिला 1 पुरुष। इस प्रकार से औसत की बात हो रही किसी गांव में परिवार की, तो क्या होगा? निश्चित समाविष्ट, वास्तविक समाविष्ट, अनुमानिक समाविष्ट कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा कि किसी गांव के परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात, यह इसका उदाहरण है कि जो है अनुमानिक समाविष्ट होता है। मतलब कि अगर आप किसी का अनुपात निकालते हो, या अनुपात अगर निकालते, अनुपातन इतना होगा या इतना है, तो क्या है बताएं? तो ये आपका निश्चित अनुपात जब निकल जाता है तो निश्चित हो जाता है, जब अनुपात नहीं निकलता है तो वो जो है आपका अनुमानित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्राच्य शब्द कार्बोसीना का संस्कृत में मतलब क्या है? छालटी, सन, करपासा, कोई नहीं। तो प्राच्य शब्द मतलब कि क्या होता है? ओरिएंटल वर्ड। कार्बोसीना का संस्कृत में मतलब करपासा होता है, ठीक है, करपासा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, गृह विज्ञान विषय अपनी शुरुआती चरण में इनमें से क्या कहा जाता था? पारिवारिक विज्ञान, घरेलू विज्ञान, या मानव विज्ञान, या सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो जब शुरू में गृह विज्ञान शुरू हुआ था तो इसको घरेलू विज्ञान बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आइए देख लेते हैं। गृह विज्ञान का इनमें से कौन सा एक विशेष क्षेत्र नहीं है? वस्त्र डिज़ाइन, खाद्य पोषण, आंतरिक डिज़ाइन, स्वास्थ्य की देखभाल। तो आप लोग को पता है गृह विज्ञान का जो क्षेत्र है वो टेक्सटाइल आपका है, न्यूट्रिशन साइंस आपका है, और इसके बाद में आपके जो है आ जाता है
हाइजीन आ जाता है, इसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट आ जाता है, उसके बाद हम लोग पढ़ ही रहे हैं होम मैनेजमेंट और प्रसार शिक्षा दोनों पढ़ ही रहे हैं एजुकेशन, इसमें आंतरिक डिज़ाइन नहीं आती है, इसलिए आंतरिक डिज़ाइन को हम लोग उत्तर सी सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, स्कूलों में गृह विज्ञान लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ठीक है, तो इसको आपको बताना है पहला राज्य कौन सा है, बताएं क्या है, ग्वालियर है आपका, या ग्वालियर है, कोचीन की रियायत है, बड़ौदा की रियायत है और फरीदाकोट की रियायत है। ये जब मैंने उस समय पढ़ाया था तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था और बोला था आप लोग खोज के लेकर आएंगे इसको, इसीलिए मैंने यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर मैंने लिखा था कि भाई इसको खोज कर लेकर आप आएंगे आप लोग। तो बताएं स्कूल में गृह विज्ञान लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, बताएं। आपको ये इसमें ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको देख कर लगेगा कि क्या है, तो जो आपका यहाँ पर आपको देखेंगे यहाँ ग्वालियर, कोचीन, फरीदाकोट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपका सबसे पहले मद्रास के तमिलनाडु में स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान रखा गया था। कहाँ पर आपका सबसे पहले मद्रास में, ठीक है, कहाँ पर मद्रास में, मद्रास में रखा गया था। बड़ौदा जो आपका है सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषय का शिक्षा के रूप में सम्मिलित करने का श्रेय गुजरात के बड़ौदा स्थित महारानी बालिका उच्च विद्यालय को जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, मद्रास का तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु मद्रास है, अब मद्रास चेन्नई बन गया है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1932 में कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था कौन सी है, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली, क्वीन मैरीज कॉलेज मद्रास, इसके बाद में आपका आ जाता है वुमेंस क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास, इसके बाद में आपका आ जाता है एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, ठीक है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो 1932 कॉलेज स्तर पर जब ये आपका आया था तो जो है सबसे पहले लेडी इरविन कॉलेज आपका मद्रास इसमें सॉरी दिल्ली इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडलर डेल के अनुभव संकुल के अनुसार निम्नलिखित अधिगम अनुभाग के अधिगम को घटते क्रम में लिखना हुआ है, मतलब बताना है। तो घटता हुआ क्रम क्या होगा, वीडियो को देखना है, प्रदर्शनी में भाग लेना है, स्वकारी कार्यशाला में भाग लेना, सहयोगात्मक पाठों की रूपरेखा तैयार करना, आयोजित करना, प्रदर्शन को देखना, रेडियो कार्यक्रम को सुनना, ठीक है। इसके बाद में ये आपका इतना आता है। तो आपको क्या हुआ, घटते से बढ़ते क्रम में आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पता सबसे कम कौन सा होता है, घटते से बढ़ते क्रम, मतलब कि क्या बोलना है आपको, आपका जो है सबसे कम उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा उससे, तो 10% आपका पढ़ना मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले बताया है ना मैंने पढ़ाया था 10% पढ़ना, ठीक है। तो सहयोगी पाठों की रूपरेखा तैयार करना और आयोजित करना, ये आपका पहला आ जाएगा डी, ठीक। इसके बाद सुनना, ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है कि जो है सुनना हो जाएगा आपका। तो इसका ऑप्शन सुनिए, नहीं इसका ऑप्शन यहाँ पर गलत है आंसर, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनते चलिएगा। सबसे पहले क्या होता है, जो हम पढ़ते हैं वो सबसे कम हमको याद रहता है, वो सिर्फ 10%, सिर्फ 10% याद रहता है, ठीक है। क्या पढ़ना, पढ़ने के बाद में क्या आ जाता है, सुनना। तो देखिए रेडियो को सुनना यानी कि एफ आपका आ जाएगा एफ, ठीक है, रेडियो को सुनना। रेडियो को सुनने के बाद में आ जाता है देखना, आप देख क्या सकते हैं, तो देखिए आपको क्या देखना दिखाई पड़ रहा है, क्या है, प्रदर्शन को देखना, एफ के बाद आपका आ जाता है ई, प्रदर्शन को देखना। देखने के बाद में क्या आ जाता है, जो है आपका देखने के साथ सुनना, क्या है, देखने के साथ सुनना। तो यहाँ वीडियो देखना आ जाएगा, वीडियो को हम लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं, यहाँ पर ऑप्शन में यही है आपका, और कोई आप जो है कहीं जा नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है बोलना यानी कि डिस्कस करना, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सहकारी कार्यशाला में भाग लेना, यहाँ पर आप क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका आ जाता है क्या कि 90% जो होता है वो करके सीखना होता है, जहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सहयोगात्मक पाठों की रूपरेखा तैयार करना और आयोजित करना, ये करके सीखना की बात आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर प्रदर्शनी में भाग लेना भी आ जाएगा, करके सीखना की बात आती है, ठीक है। तो ई एफ ई ए सी डी और साथ साथ में प्रदर्शनी में भाग लेना भी यहाँ पर सही है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन सही है और ये इस प्रकार से होता है। यहाँ पर इसको आपको नोट करना है, क्या है, 10% आप पढ़ के सीखते हैं,
इसके बाद 20% आप सुन के सीखते हैं। इसके बाद आप क्या करते, 30% आप देख कर सीखते हैं। इसके बाद में 50% आप देखना सुनना दोनों, देख और सुन दोनों। इसके बाद 70% आप डिस्कस करते हैं, 70% आप डिस्कस करते हैं, वो आपको याद रहता है। ठीक है। इसके बाद में आपका 90% क्या होता है, करके सीखना जो होता है वो आपके दिमाग में रहता है। ठीक है, करके सीखना ये आपका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं हम लोग। प्रसार शिक्षा एक पद्धति है अव्यवहारिक, व्यवहारिक, सामूहिक या वैज्ञानिक शिक्षण। तो आपकी प्रसार शिक्षा व्यवहारिक पद्धति है। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है देखकर सीखना, कर सीखना, पढ़कर सीखना, सुनकर सीखना। तो करके सीखना प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। इसके बाद में नवीन प्रचलनों का सबसे बाद में अभिकृत करने वाला व्यक्ति जो व्यक्ति को क्या बोलते हैं, विलंबित, नवप्रवर्तक, प्रारंभिक, अभिकारक या लैगार्ड। तो नवीन माने नए जो प्रचलन है उसको जो सबसे बाद में करते हैं उनको लैगार्ड बोलते हैं, पिछड़ा हुआ, मंद बुद्धि, बेवकूफ़ टाइप का इंसान। ठीक है, फैशन आज चालू हुआ है और काम एकदम लास्ट में करे जब फैशन चला गया था, तो इसको लैगार्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, आइए देखते हैं। प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में निम्न 5 आवश्यक चरण कौन कौन से हैं? मूल्यांकन, पुनर्विचार, स्थिति और समस्या, शिक्षण कार्य योजना, उद्देश्य समाधान। तो प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के निम्न 5 आवश्यक चरण जो हैं वो हैं, उसको सही क्रम में किस तरह लगाते हैं। स्थिति को समझेंगे, समस्या को आप क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में आप क्या करेंगे, समाधान के लिए आप सोचेंगे, यानी कि 5। इसके बाद में आप क्या करेंगे, शिक्षण कार्य योजना को आप देखेंगे, यानी कि 4। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा कि मूल्यांकन करेंगे कि मैंने जो किया वो सही किया। इसके बाद पुनर्विचार करेंगे, ये आपका है 3, 5, 4, 1, 2। आपका कहाँ पर है, 3, 5, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देख लेते हैं। प्रसार शिक्षण के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ध्यानाकर्षण, आकांक्षा, क्रिया, संतुष्टि, विश्वास, अभिरुचि। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बताएं। तो आप जब भी आप प्रसार शिक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका क्या आपका सही होना चाहिए, इसको बताना है। तो सबसे पहले आपकी क्या होनी चाहिए कि आप सबसे पहले क्या होंगे, क्या अभिरुचि होगा या ध्यान आकर्षण होगा। पहले आपका ध्यान आकर्षित होगा, उस चीज़ को देखेंगे, आपका ध्यान उधर जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ध्यान आकर्षण होगा। इसके बाद उसमें आप जब ध्यान जाएगा आपका, तो आप उसमें अभिरुचि लेंगे, आपको खुशी महसूस होगी, अभिरुचि लेंगे। अभिरुचि लेने के बाद में आपको क्या होगा, आकांक्षा होगी, जागृत होगी। आकांक्षा की मतलब अब क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, अब आपकी आकांक्षा जागृत होगी कि मैं ये करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। इसके बाद में आपको विश्वास जगेगा कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद आप जानकारी लेंगे, जानकारी करने के बाद आप उस पर जो है जानकारी लेंगे आप उसकी। ठीक है, जानकारी लेंगे। जानकारी लेने के बाद आप उस पर क्या करेंगे, काम करेंगे। क्या करेंगे, आप उस पर काम करेंगे। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, 1 मिनट में दोबारा इसको लगाऊं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यानाकर्षण। उसके बाद क्या होगा, अभिरुचि। उसके बाद आपको क्या होगा, आकांक्षा। उसके बाद आपकी क्या होगी, आकांक्षा के बाद में आपका क्या आएगा, विश्वास जगेगा। विश्वास जगने के बाद में आपका क्या आएगा, क्रिया करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। क्रिया करने के बाद में क्या होगा, आपको संतुष्टि मिलेगी। संतुष्टि मिलने के बाद में क्या होगा, सारी चीज़ों का आप मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा क्या, 1, 6। ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो सही है वही सही है। प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम किस देश में प्रयोग हुआ था, USA, UK, कनाडा या फ्रांस। तो आप सबको पता है यूके में सबसे पहले इसका उपयोग हुआ था।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा का प्रारंभ जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? वाशिंगटन विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या कोलकाता? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा में औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, गृह विज्ञान शिक्षा, एग्रीकल्चर शिक्षा। तो प्रसार शिक्षा आपको पता है कि एक अनौपचारिक शिक्षा है। प्रसार शिक्षा क्या है? एक प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है। कोई ड्रेस नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई जगह फिक्स नहीं है। प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है, आइए देख लेते हैं। प्रसार भारती विधेयक में है क्या है? सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करना, टीवी व रेडियो सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना, व्यक्तिगत चैनल की शक्तिशाली बनाना, में से कोई नहीं। तो प्रसार भारती विधेयक में क्या है? टीवी व रेडियो जो है उनको सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना, और अब है भी। गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता जीवन शैली को सुधारता है, ठीक है। केवल महिलाओं के, केवल बच्चों के, केवल किसानों के, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर उपरोक्त आपका क्या हो जाएगा? सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा पहले निर्धारित एवं निश्चित पाठ्यक्रम है, सीखने वाले रुचि पर आधारित है, सीखने वाली आवश्यकता पर निर्भर करता है, या विशेष विशेषज्ञता? तो प्रसार शिक्षा जो होती है वो सीखने वाली की आवश्यकता क्या है, इस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है? करके सीखना, देखकर सीखना, पढ़कर सीखना, सुनकर सीखना। तो कर सीखना प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, जो कि 90% ये जो है जाता है। प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? यूएसए में, जर्मनी में, इजराइल में, या यूके में? तो प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम जो उपयोग किया गया था वो कहाँ किया गया था?